बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 2 यूनिट पढ़ लिया था, तीसरी यूनिट शुरू किया था। तीसरी यूनिट के हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट को पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट का आधा हिस्सा हम लोगों ने जो हमारा था गाइडेंस इसको पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी का जो सेकेंड पार्ट है इसकी चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट हम लोगों का था काउंसलिंग इन एजुकेशन, परामर्श। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि काउंसलिंग एंड गाइडेंस एक प्रकार का कार्य है, लेकिन इसको ध्यान से हम देखेंगे तो पता चलता है कि काउंसलिंग एंड गाइडिंग दोनों अलग हैं। निर्देशन और परामर्श सिमिलर लगते हुए थोड़ा सा अंतर होता है। हम लोग निर्देशन की बात कर लिए हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं काउंसलिंग की। देखिए, काउंसलिंग एक खास कार्य होता है। इसमें इस कार्य को पूरा करने के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकताएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 तथ्यों की आवश्यकताएं होती हैं। 2 तथ्यों की आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि परामर्श देना, ध्यान दीजिएगा, परामर्श देना एक विशेष कार्य होता है। एक विशेष कार्य होता है परामर्श देना। ऐसे हम समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और एंगल चेंज कर देते हैं। तो परामर्श देना, काउंसलिंग करना एक विशेष कार्य होता है। इस विशेष कार्य को, ध्यान दीजिएगा, इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि परामर्श देना मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी की समस्या के समाधान को उसे परामर्श देता है। जो व्यक्ति परामर्श देता है उसे हम परामर्शदाता कहते हैं, और जो व्यक्ति परामर्श लेता है उसे हम परामर्श ग्राही कहते हैं, या हम उसे छात्र भी कह सकते हैं। और इन दोनों के मध्य में जो क्रियाएं चलती हैं, इन दोनों के मध्य में जो क्रिया चलती है, जो कार्य होता है, यह कार्य जो होता है, इसी कार्य को हम परामर्श कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है कि परामर्श एक क्रिया है, इसमें 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है परामर्शदाता और दूसरा होता है परामर्शग्राही या छात्र। देखिए, इसमें एक प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो परामर्श होता है एक विशेष कार्य है। ये कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही परामर्श प्रदान कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही परामर्श प्रदान कर सकता है। इस परामर्श की अपनी खास विशेषता होती है। ध्यान दीजिएगा, इस परामर्श की अपनी खास विशेषता होती है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ही परामर्श प्रस्तुत कर सकता है। किसी व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए दिए जाने वाले खास प्रयोजन को ही हम परामर्श कहते हैं। इस परामर्श की प्रक्रिया में 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है परामर्शदाता और दूसरा होता है परामर्शग्राही। इन दोनों के मध्य में जो प्रक्रिया चलती है, जो क्रिया चलती है, उस क्रिया को हम परामर्श कहते हैं। यह विशेष कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा, यह एक विशेष कार्य होता है। और इन दोनों के मध्य की क्रियाओं के अगर आर्थिक कह रहे हैं, अगर इनके वास्तविक तौर की हम बात करें तो इसका भी अगर हम वास्तविक तथ्य की बात करें, इनका भी अपना एक महत्व होता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे निर्देशन के टाइम में, इनका भी अपना महत्व होता है। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत महत्व। नंबर 1 होता है हमारा व्यक्तिगत महत्व। व्यक्तिगत महत्व, व्यक्तिगत महत्व। देखिए, व्यक्तिगत महत्व का तात्पर्य, जैसा कि मैंने आपको निर्देशन में बताया था, सेम टू सेम वैसा ही है कि तमाम जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी अपनी तमाम समस्याएं होती हैं, और इन समस्याओं के समाधान हेतु वह किसी खास प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे शिक्षक हो। ये खास व्यक्ति उस बालक की व्यक्तिगत समस्या को समझते हुए उसके द्वारा उत्पन्न किया गया, उसमें उत्पन्न हुए समस्या का समाधान करता है। यह समस्या का समाधान उसका क्लिनिकल हो सकता है, ओरल हो सकता है, सोशल हो सकता है, फिजिकल होता है और मेंटली हो सकता है। तो व्यक्तिगत महत्व की अगर बात करें तो व्यक्तिगत महत्व के तौर पे भी
काउंसलिंग का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि काउंसलिंग में एक प्रशिक्षित व्यक्ति उस छात्र के व्यक्तिगत समस्या को समझ के उसकी समाधान के लिए तत्पर होता है। दूसरा आएगा हमारा बिंदु होगा वो शैक्षिक महत्व होता है। दूसरा होता है शैक्षिक महत्व। देखिए शैक्षिक दृष्टि की बात करें तो तमाम बालक बालिकाओं की समस्याएं होती हैं, तमाम बालक बालिकाओं की समस्याएं होती हैं। वे किसी विषय किसी कोर्स को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि हमें जीवन में किस विषय को पढ़ना है, कौन सा विषय हमारे लिए लाभकर है, किस विषय से हमारा कल्याण हो सकता है या जीवन में कैसा हम कार्य करें कि वो हमारे कार्य के द्वारा हमारा नाम जाना जाए। इन तमाम समस्याओं के समाधान शैक्षिक महत्व की क्रिया के द्वारा भी परामर्श का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक शिक्षक छात्र की आवश्यकता के हिसाब से उसकी समस्या के हिसाब से शैक्षिक दृष्टि से उसे गाइड कर उसे मतलब उसे काउंसलिंग करता है, शैक्षिक समस्या का समाधान करता है और उस शैक्षिक समस्या के समाधान हेतु वह खास व्यक्ति जो प्रशिक्षित है वह उस बालक के व्यक्तिगत अध्ययन करके उसके शैक्षिक रुचियों को समझ के उसकी समस्या समाधान करने के लिए कार्य करता है। तीसरा बिंदु हमारा जो हम लेंगे उसको वो होता है हमारा मनोवैज्ञानिक महत्व। मनोवैज्ञानिक महत्व देखिए प्रत्येक मनोवैज्ञानिक महत्व प्रत्येक बालक की अपनी विशेषता होती है, अपनी खासियत होती है, उसी के हिसाब से वो कार्य करता है और जैसे उसकी विशेषता होगी जैसा उसका कार्य होगा उसी के हिसाब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु भी परामर्श का अपना विशेष कार्य होता है, क्योंकि छात्रों के तमाम समस्याएं होती हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भी होती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु भी परामर्श की व्यवस्था की जाती है। इस परामर्श की सहायता से छात्रों में उत्पन्न हो रहे तमाम समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और चौथा आता है सामाजिक महत्व। अगर हम सामाजिक महत्व की बात करें तो उसमें भी परामर्श का अपना एक महत्व होता है। एक व्यक्ति के जीवन जीने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु वो परामर्श दाता के पास पहुंचता है, काउंसलर के पास पहुंचता है और काउंसलर की सहायता से अपनी तमाम सामाजिक समस्याओं का समाधान वो प्राप्त करता है। क्योंकि छात्र रूप में अगर उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा तो आगे चल के भविष्य हेतु वो एक बेहतर और प्रस्तुतिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे।